हेलो स्टूडेंट, जीता इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। LTSST बैच में जो इंडियन हिस्ट्री है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये आप भी जानते हैं कि कमिंग जो मार्च है उसमें LT का एग्ज़ाम होगा। तो LTSST का जो बैच ऑनलाइन शुरू किया गया है उसका टाइम शेड्यूल मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। उसका टाइम 5 to 7 PM है, 7 PM यानी 5 to 6 ऑनलाइन लाइव क्लास PM जो है इसमें इंडियन हिस्ट्री शुरू किया गया है। हिस्ट्री का भी एक ही टॉपिक हुआ है और वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। 6 to 7 जो है PM इसमें दूसरी क्लास है और इसमें शुरू किया गया है इकोनॉमिक्स। अभी 2 ही क्लास चलेंगी आप लोगों की, चूँकि नया बैच है स्टूडेंट्स का बहुत सेक्शन छूट जाएगा। फिर आफ्टर 1 वीक इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी भी शुरू हो जाएगी। इसका फंक्शन में मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में आपकी क्लास लाइव होगी। लाइव यदि छुट्टी है तो आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में वो मिलेगा और इसके साथ साथ क्लास की PDF है, PDF और टेस्ट सीरीज। अब सेकंड टॉपिक चलेगा वैदिक पीरियड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसके ऊपर। वैदिक पीरियड स्टूडेंट्स देखिए, जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड यानी वैदिक काल। स्टूडेंट्स देखिए, जो वैदिक काल है वैदिक काल के लोगों को हम आर्य कहते थे, तो इसे हम आर्य काल भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आर्य का अर्थ क्या होता है, तो आर्य का जो अर्थ होता है यह है श्रेष्ठ। इसे हम कुलीन भी कहते हैं, कुलीन। वैदिक पीरियड जो है देखिए, ये 1500 से लेकर के 600 BC तक है वैदिक पीरियड। तो इस वैदिक पीरियड की जो इंफॉर्मेशन मिलती है ये हमें वेदों से मिलती है, ये वेदों से इसकी हमें जानकारी मिलती है और वेदों की संख्या 4 है। तो इनमें एक ऋग्वेद वेद है, इसके बाद यजुर्वेद आता है, इसके बाद सामवेद है, और एक है अथर्ववेद। इसे सुविधा के लिए वैदिक पीरियड को हम 2 भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटेंगे बच्चों। एक है अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली यानी पूर्व वैदिक काल भी कह सकते हैं, या इसे हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। एक है ऋग वैदिक काल और एक है लेटर का मतलब होता है बाद का, यानी उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल तो देखिए, ये जो है ये 1500 से लेकर के 1000 BC तक है, BC बिफोर क्राइस्ट, और ये जो है ये 1000 से लेकर के 600 BC। अब यहां पर आपको एक चीज देखना है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड इन दोनों से वैदिक पीरियड बनता है। ये वैदिक पीरियड की शुरुआत है और ये क्या है, डेवलप रूप। मैं कह सकता हूं कि वैदिक पीरियड एक ऐसी इमारत है जिसका फाउंडेशन ऋग वैदिक काल में रखा गया और इमारत जो बनी लेटर वैदिक पीरियड में। टॉपिक एक है लेकिन दोनों में बातें अलग अलग हैं। अगर हमें इकोनॉमी देखनी है तो अर्ली में कैसी थी और लेटर में कैसी थी, स्त्रियों की दशा यहाँ कैसी थी और यहाँ कैसा था, तो दोनों बुक्स में सामान्यतः अलग अलग होते हैं। मैं दोनों को पैरेलल लेकर चलूंगा। तो स्टूडेंट्स ये आप समझ गए हैं। अब देखते हैं इनका ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन यानी ज्योग्राफिकल कवरेज यानी भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार का मतलब यानी जो आर्य थे ये कहां पर बसे थे, ठीक। तो देखिए इनका भौगोलिक विस्तार लेकर चलते हैं। भौगोलिक विस्तार। तो बच्चों, ये जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड, इसमें जो ऋग्वेद है
ऋग्वेद। ऋग्वेद आप एक चीज देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी जो सिंधु सभ्यता है वो एक अर्बन सिविलाइजेशन है। अर्बन का मतलब नगरीय, वहां के मकान पक्की ईंटों के बने थे, तो उसके एविडेंस तो मिल जा रहे हैं। लेकिन ये जो वैदिक पीरियड है ये एक रूरल सिविलाइजेशन है, ग्रामीण सभ्यता है। यहां लोगों के पास मकान वकान नहीं थे, ये तो कबीलाई थे, घुमक्कड़ थे, ठीक। तो इसके जो एविडेंस है वो प्रॉपर हमें नहीं मिलते। लेकिन ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद, इसमें कुछ नदियों के नाम आए हैं, कुछ नदियों के नाम आए हैं, नदियों के नाम आए हैं। बच्चों जो नदियों के नाम आए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्य थे इन नदियों से परिचित थे, इन नदियों से परिचित थे। तो जो हमारे स्कॉलर हैं, विद्वान, उन लोगों का ये मानना है कि आर्य इन नदियों से परिचित थे। तो इसका मतलब ये है कि आर्य, जहां तक ये नदियां फैली हैं वहीं तक आर्य फैले थे। तो यहां कुछ नदियों के नाम आए हैं, ठीक। वो नदियों के नाम लिखूंगा संस्कृत में, और आप लोगों से हिंदी में नाम पूछा जाता है कई बार। तो देखिए, सवातु, कर्मु, कुंभा, अस्कनी, अस्कनी, विपाशा, शतुद्री, शतुद्री, परुष्णी, परुष्णी, सरस्वती, गोमल, गोमल, सिंधु, दरसदती। चलो इतनी कर लेना, आपका काम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर जो नदियों के नाम आए हैं, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे आपने दशराज्य युद्ध का नाम सुना होगा कि दशराज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था, और पुरुषनी को, पुरुषनी, ठीक है, रावी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा 326 बीसी में सिकंदर भारत आया था। सिकंदर और पुरुष के बीच झेलम नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था, है ना, झेलम। हाइपेस्पीडिया भी कहते हैं उसे। तो किस नदी पे आधी आधी पूछ लेता है। तो बच्चों देखिए, स्वातु का मतलब स्वात है, कर्मु यानी कुर्रम है, कुंभा यानी काबुल है, काबुल, काबुल, अस्कनी चेनाब है, विपाशा व्यास है, शतुद्री सतलज है, पुरुषनी रावी है, रावी है। सरस्वती को सरस्वती ही कहते हैं, सरस्वती। गोमल गोमती है, गोमती। सिंधु को सिंधु ही कहते हैं, सिंधु, सिंधु। और दृष्टि को घग्गर कहते हैं। तो ये नाम मैंने यहां पर दिए हैं, है ना। अब यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किसका नाम आया है। तो सिंधु का सर्वाधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक बार नाम आया है, ये ध्यान रखना बच्चों, नाम आया है। अब ये जो सरस्वती है, ये इनकी सबसे पवित्र नदी थी, ये सबसे पवित्र है, पवित्र थी। तो सरस्वती को नदीत्मा कहा गया है। तो सरस्वती के लिए एक वर्ड यूज हुआ है और वो है नदीत्मा, नदीत्मा, नदीत्मा। अब स्टूडेंट, नदीत्मा का मतलब क्या होता है? ये पवित्र है। नदीत्मा का मतलब होता है नदियों की मां, नदियों की मां। तो स्टूडेंट्स, ये जो लोग हैं इन नदियों से परिचित थे, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि आर्य, जहां तक ये नदियां फैली थी वहीं तक ये लोग फैले थे। अब मैं यहां एक डायग्राम बना रहा हूं।
ये काबुल अफगानिस्तानी वाली बेल्ट है। अगर रावी सतलज सिंधु की बात करते हैं तो ये है। गोमल लखनऊ ये आ गया है, गोमती सरस्वती चलो इलाहाबाद मान लेते हैं, दरस्वती घग्गर। तो इसका मतलब ये है कि ये इस क्षेत्र में फैले थे। ये क्षेत्र कौन सा है क्षेत्र? तो जैसे काबुल ये अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान ये अफगानिस्तान हो गया है तान। अगर ये सतलज व्यास सिंधु वगैरह की बात करते हैं तो ये सब कहाँ है? ये पाकिस्तान हो गया है, पाकिस्तान। तो इनका अधिक ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? इंडिया से। तो ये लोग कहाँ फैले थे? ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में फैले थे। यानी ये लोग लगभग वही एरिया है, अप्रोक्सीमेट लगभग वही एरिया है जहां संधववासी, जहां सिंधु सभ्यता थी। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल एक्यूरेट वही है, मैं ये कह रहा हूं लगभग वही एरिया है। तो विचार करने की बात यह है, जब सिंधु सभ्यता का पतन हो गया है, डाउनफॉल हो गया 1750 बीसी में, और ये 1500 में ये एरिया में फिर लोग आ गए तो यहां तो पतन हो गया था। अब ये लोग कहां से आए? तो कहीं ना कहीं से तो आए होंगे ना। जब यहां खत्म हो गया था फिर एक सिविलाइजेशन आ गई। तो यहां मैचिंग के लिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि आर्य कौन थे। तो देखिए मैं लेकर चलता हूं यहां पर, आर्य कौन थे, आर्य कौन थे। तो बच्चों यहां पर भी विद्वानों की अलग अलग राय है। तो यहां पर देखिए कौन विद्वान क्या कह रहा है। तो यहां पर एक नाम आता है डॉक्टर अविनाश चंद्र, दयानंद सरस्वती, नंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। एक नाम आता है मैक्स मूलर, है ना। और एक नाम आता है गाइल्स। तो स्टूडेंट्स अविनाश चंद्र कहता है कि तो सब संधव प्रदेश के ही लोग थे, प्रदेश। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये तो तिब्बत से आए थे, तिब्बत, क्योंकि आर्यों की जो नाक थी वो चपटी थी। ये जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने मराठा और केसरी दो पत्र निकाले थे, है ना, आगरकर और केलकर के सहयोग से। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मराठा इंग्लिश में है और केसरी मराठे में है। इन्होंने एक गीता रहस्य पुस्तक भी लिखी थी तिलक जी ने, और इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी, उसका नाम था द आर्कटिक होम। तो द आर्कटिक होम में कहते हैं कि तिलक क्या कहते हैं कि तो नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव से आए थे, उत्तरी ध्रुव। मैक्स मुलर कहता है ये तो सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया से आए थे, गाइल्स कहता है कि ये तो हंगरी से आए थे, हंगरी। तो ये क्वेश्चन जो इस तरीके के होते हैं ये मैचिंग के लिए आप लोगों से पूछे जाते हैं। चलो अब स्टूडेंट्स देखिए, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि जो वैदिक, पहले तो ये बताइए क्लास भी आपकी लाइव चल रही है, ठीक। आप लोगों का एक भी कमेंट मेरी क्लास में नहीं आता है, ठीक, एक भी कमेंट मेरी क्लास में आपका नहीं आया। वैसे तो मैं इतनी गुंजाइश नहीं छोड़ता कि आपको मेरे से क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़े, लेकिन टीचर की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, ठीक। ठीक है ना। आपकी जो भी क्वेरी है प्लीज मेरे से क्वेश्चन पूछिए, ठीक। आप लोगों का सिलेक्शन होता है, रिजल्ट आते हैं, ठीक, तो मजा आ जाता है। और एक रिजल्ट आया है अभी, पता नहीं वो कौन सा था, फाइनेंस ऑडिटर वगैरह, बच्चों का सिलेक्शन हुआ, मैंने 2 का फोटो लगा दिया, 2 का ही पता लगा था। फिर उनकी शिकायत आई, फोटो भेजे, गुरुजी मेरा भी हुआ, मेरा नहीं लगाया, ये नहीं लगाया। तो प्लीज़ जब आपका सिलेक्शन होता है तो आप जीता इसको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक। शोभा जी चलो बेटे, कुछ भी कोई भी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, और
लाइव क्लास चलती है, यहाँ भी पूछ सकते हैं, आफ्टर क्लास भी पूछ सकते हैं, आपका एक ग्रुप बनता है उसमें भी पूछ सकते हैं, जीत आइस के फ़ोन नंबर पे भी पूछ सकते हैं। ठीक, आप लोगों के लिए समर्पित हूँ बिल्कुल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक नगर कोटी जी। चलो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। ऋग्वेद, इस ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। तो ये 10 मंडल हैं, मैं 10 के 10 नाम आपको नोट कराऊंगा और इंडिकेट भी कर दूंगा कि मैं तो टीचर हूं, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताना पड़ेगा मुझे, तो 10 के 10 याद करने पड़े। लेकिन कौन कौन से पूछे जाते हैं मैं वो भी इंडिकेट कर देता हूं। 10 मंडल, 10 मंडल का मतलब है कि आप ये मान सकते हैं कि ऋग्वेद एक बुक है, एक लिटरेचर है, और 10 मंडल का मतलब उसमें 10 चैप्टर हैं। ऐसे इमेजिन कीजिए, और 10 चैप्टर में अलग अलग चैप्टर का संबंध किससे है। तो देखिए 10 मंडल, एक पहला मंडल है, एक दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, आठवां, नौवां, 10वां। ये जो पहला है ना, ये अंगिरा ने लिखा है, अंगिरा ने लिखा है। ये ग्रस मद कोई ऋषि हैं, उन्होंने लिखा है। तीसरा विश्वामित्र ने लिखा है, विश्वामित्र। किसने लिखा है तीसरा मंडल? विश्वामित्र। और विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र लिखा है, इन्होंने ही गायत्री मंत्र लिखा। अब क्वेश्चन पूछता है, मैंने कहा ना ऋग्वेद में 10 मंडल है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गायत्री मंत्र की जानकारी किस मंडल से मिलती है? तो किससे मिलेगी? किस वेद से मिलती है? तो ऋग्वेद से। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गायत्री मंत्र किसके लिए लिखा गया है? तो ये जो गायत्री मंत्र है बच्चों, ये सूर्य देवता के लिए है। सूर्य देवता, ये सूर्य देवता के लिए है, ओम भूर्भुवः स्वः, सुना? लेकिन एग्जाम में तो सूर्य नहीं दे रहा है, वो तो सविता दे रहा है, संध्या दे रहा है, मतलब सूर्य का जो पर्यायवाची वो दे सकता है। वामदेव, अग्नि ऑब्लिक अत्रि, वशिष्ठ, भारद्वाज, कणु ऑब्लिक अंगिरस, ये सोम को समर्पित है, सोम। और महासुक्तिय। अब एक चीज देखिए, ये जो 10वां मंडल है ये बाद में जोड़ा गया था, ये बाद में जोड़ा गया। आपको एक तो तीसरा नंबर याद करना है, ये ठीक, और एक ये 9वां, ये 4 मंडल याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इतना कर लीजिए बस, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूं। तो अभी तक वैदिक पीरियड को हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो कोई भी टॉपिक होता है हिस्ट्री में, उसमें 4 चीज पढ़नी होती हैं, एक सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक और धार्मिक जीवन। तो अब हम लेकर चलते हैं राजनीतिक जीवन, वो आर्थिक जीवन, सॉरी, सामाजिक से शुरू करते हैं, वहीं से होती है शुरुआत। सामाजिक जीवन लेकर चलते हैं, सामाजिक जीवन। तो बच्चों सामाजिक जीवन में हम देखते हैं, तो देखिए इनका जो समाज है, समाज कबीलाई था, समाज इनका कबीलाई था, यानी ये लोग कबीले में रहते थे। यहाँ कुछ कबीलाई का मतलब कबीले में रहते थे। तो यहाँ कुछ कबीलों के नाम आए हैं, जैसे अनु, यदु, पुरु, किरवी, तुर्वस आदि। तो कबीलाई समाज है, और ये कबीले घुमक्कड़ होते हैं, घुमक्कड़ है कबीले का। घुमक्कड़ का मतलब है कि इनके पास परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, आज हल्द्वानी कल रुद्रपुर ऐसे घूमते हैं। और समाज जो है दूसरा, ये मेल डोमिनेट है, यानी पितृ सत्तात्मक समाज है। कल मैंने आपको बताया था कि मात्र इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसा है जो फीमेल डोमिनेट सोसाइटी है। पूरी इंडियन हिस्ट्री में यही लिखते जाना है, पितृ सत्तात्मक समाज है। बच्चों पितृ सत्तात्मक समाज है तो यहां पर पुरुष वर्ग की स्थिति अच्छी होगी। पितृ सत्तात्मक समाज है, लेकिन ध्यान रखना, अगर हम स्त्रियों की बात करते हैं, स्त्रियों को पीपी का मतलब होता है प्रॉपर्टी एंड पॉलिटिक्स।
पीपी प्रॉपर्टी एंड पॉलिटिक्स यानी राजनीति और संपत्ति का अधिकार नहीं था, का अधिकार नहीं है, नहीं था। केवल ये अधिकार नहीं है, शेष पुरुषों के समान है। शेष जो अधिकार हैं ये अधिकार पुरुषों के समान है, बस यही अधिकार नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं भले ही पितृसत्तात्मक समाज है लेकिन स्त्रियों की स्थिति भी खराब नहीं है। तो बच्चों यदि हम स्त्रियों की बात करते हैं, स्त्रियों की, तो देखिए यहां बाल विवाह नहीं है, बाल विवाह नहीं था, नहीं था। यहां स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार था, मैं समझाऊंगा इसे, संस्कार है। यहां नियोग प्रथा का प्रचलन था, नियोग, यहां नियोग प्रथा का भी प्रचलन था, मैं समझाऊंगा आपको नियोग प्रथा। ठीक, इसके साथ साथ यहां पर्दा प्रथा और सती प्रथा ये जो देख रहे हैं ये यहां पर नहीं थी। इन्हें अपना स्वयंवर चुनने का भी अधिकार था। बच्चों देखिए यहां चाइल्ड मैरिज नहीं है। आप इमेजिन कीजिए यदि चाइल्ड मैरिज होगी, बाल विवाह होगा, तो हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी जो बेटियां हैं वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगी। ठीक, बाल विवाह नहीं है, यहां स्त्रियों का उपनयन संस्कार है। उपनयन का मतलब होता है बालक को जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन संस्कार, जनेऊ धारण किया, फिर वो गुरुकुल जाता है। गुरुकुल का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। तो यहां स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। तो स्टूडेंट्स ठीक, तो यहां पर ऋरिक, हाँ समझ गए ना, तो मैं ऋरिक वैदिक काल पढ़ा रहा हूं अभी, उत्तर वैदिक काल में नहीं आई। तो यहां पर ये जो ऋरिक वेद में कुछ विदुषी स्त्रियों के नाम आए हैं, के नाम आए हैं। यहां कुछ विदुषी स्त्रियों के नाम आए हैं। बच्चों एक वर्ड आता है विद्वान, जिसे स्कॉलर कहते हैं, उसका स्त्रीलिंग विदुषी होता है। तो ऋग्वेद वेद में कुछ विदुषी स्त्रियों के नाम आए हैं जिन्होंने मंत्रों की रचना की है, मंत्रों की रचना की है, रचना की है। यानी ये वर्ड इस चीज को इंडिकेट करता है कि यहां पर महिलाएं पढ़ी लिखी होती थी। तो यहां विदुषी स्त्रियों के जो नाम आए हैं मंत्रों की रचना की, ये जो विदुषी स्त्री हैं उनके नाम हैं अपाला, घोषा, विश्वरा, सिक्ता, निरावरी। मैं इसका एक फार्मूला बताऊंगा याद करने का। यहां विदुषी स्त्रियों के नाम आए, इतना समझ गए ना। ये स्त्रियों की स्थिति थी। और यहां वर्ड आया है नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या होती है? एक्चुअली में पितृसत्तात्मक समाज में पुत्रों की आवश्यकता है, पुत्रियों का इतना महत्व नहीं है। यदि कोई स्त्री पुत्र को जन्म देने से पहले यदि विधवा हो जाती थी तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगी, अपने देवर जेठ बहनोई के साथ तब तक रहती थी जब तक पुत्र की प्राप्ति ना हो। तो इसे नियोग प्रथा कहते हैं। ठीक, तो स्त्रियों की दशा ये है। लेकिन यदि हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यहां तक आते आते स्त्रियों की जो दशा है, कि जो दशा है, इस दशा में हमें गिरावट देखने को मिलती है, यहां तक आते आते गिरावट होने लगी। ठीक, अब गिरावट कैसे हो रही है? एक बार यहां पर जो मैत्राणी संहिता है, मैत्राणी जो संहिता है, मैत्राणी संहिता में कहा गया है कि स्त्री जो है, स्त्री शराब और जुआ यानी लिकर एंड गैम्बलिंग, जुआ जैसी तीसरी बुराई है, क्या है? तीसरी बुराई है। यानी स्त्री की तुलना शराब और जुए से कर दी गई, जो इंडिकेट कर रहा है कि स्त्री की दशा में गिरावट हो गई। बाल विवाह आदि कुछ अभी भी ऐसा ही है, नियोग प्रथा भी है, शिक्षा का अधिकार भी है। एक बार
गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच संवाद होता है। तो याज्ञवल्क्य जब हारने की स्थिति में आता है तो गार्गी को चेतावनी देता है कि गार्गी ज्यादा बहस मत करो, अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। एक बार फिर सुनिए। गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच संवाद होता है। तो गार्गी धार्मिक शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य को जब पराजित करती है तो गुस्से में कहता है कि गार्गी ज्यादा बहस मत करो, अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। यानी गार्गी को नॉलेज में फिश नहीं कर पा रहा है तो जबरदस्ती दबाने की कोशिश कर रहा है, तो जो इंडिकेट कर रहा है कि स्त्रियों की दशा में गिरावट आ रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, उत्तर वैदिक काल में भी कुछ विदुषी स्त्रियों के नाम आए हैं, यहां भी कुछ विदुषी स्त्रियों के नाम आए हैं, स्त्रियों के नाम आए हैं जिन्होंने मंत्रों की रचना की है। तो वो है G3M। एक्चुअली में वहां पर मैंने कुछ नाम बताए, अपाला घोषा, विश्वराज सिक्ता, निरावरी, ऐसे ही नाम यहां हैं। तो क्वेश्चन दोनों के दे देता है यहां पर नाम और कहेगा कि उत्तर वैदिक काल की बताइए या लेटर वैदिक काल की कौन कौन सी है। तो यहां पर G3M का मतलब होता है गार्गी, गंधर्व, गृहीता और मैत्रेय। यानी जो G3M में एडजस्ट हो जाए तो उत्तर वैदिक काल की हैं, जो बची कुछ भी हैं उनको याद ही मत करना। ठीक, जो G3M से बच जाए वो अर्ली वैदिक पीरियड की। तो यहां स्त्रियों की दशा थी। अब मैं यहां पर लेकर चलता हूं स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, अगर हम अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता यहां पर नहीं थी। और देखिए, यदि हम स्लेव सिस्टम यदि दास प्रथा की बात करते हैं तो यहां दस्यु एक शब्द तो आया है, लेकिन समझ गए, शब्द आया है, लेकिन दास प्रथा की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। अब मैं इनके कास्टिज्म की बात करता हूं। वर्ण व्यवस्था, बच्चों वर्ण व्यवस्था, देखिए वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो ऋग्वेद वेद में देखिए, यहां पर अगर मैं ऋग्वेद वेद की बात करता हूं तो यहां की जो वर्ण व्यवस्था है, यहां वर्ण का जो अर्थ है ना, वर्ण का अर्थ कोई जाति नहीं, बल्कि वर्ण की पहचान रंग से हुई है। अगर वर्ण व्यवस्था में जातिवाद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में वर्ण का अर्थ जाति नहीं है, बल्कि वर्ण का अर्थ रंग है। यहां दो प्रकार के, दो वर्ण के लोग रहते हैं, एक गौर वर्ण और एक है श्याम वर्ण। तो जो आर्य हैं वो अपने को गौर वर्ण में काउंट करते हैं, सुपीरियर। श्याम वर्ण ये अनार्य है। और ऋग्वैदिक काल की विशेषता ये है कि यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है ये कर्ममूलक थी। कर्ममूलक का मतलब होता है, जैसे देखा होगा ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19F, उसमें क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पेशे को अपना सकता है। तो ऐसे यहां पर भी है। कर्ममूलक का मतलब होता है कि आप किसी भी पेशे को अपना सकते हैं। ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है, एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता आटा पीसने वाली चक्की चलाती है। अर्थात सबके व्यवसाय अलग अलग हैं, लेकिन एक छत के नीचे रहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी पेशे को कर सकता है। ठीक। तो बच्चों, वर्ण कर्ममूलक है। तो जो ऋग्वेद है इसका जो 10वां मंडल है, वह मंडल 10वां मंडल, तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, पुरुष एक सूक्त है, सूक्त में शूद्र शब्द पहली बार आया है। यहां पर शूद्र जो शब्द है, ये पहली बार आया है। अब ऋग्वेद के बाद क्या होता है? अब आता है उत्तर वैदिक काल। लेकिन अब वर्ण व्यवस्था देखिए, लेकिन यदि हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, तो यहां तक आते आते ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये जन्मूलक हो गई। मूलक हो गई। जन्मूलक का मतलब जो व्यक्ति जिस वर्ण में, जिस जाति में जन्म लेगा तो उसकी संतान उसी कार्य को करेंगे। ये जन्मूलक हो गई यहां पर। ठीक, कहा जाता है कि एक विराट पुरुष था
विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय हुआ, स्टोमच पेट से वैश्य हुआ और पैरों से शूद्र पैदा हुआ। तो स्टूडेंट्स देखिए, वर्ण व्यवस्था जन्मूलक हो गई और यहाँ पर ये जितने भी वर्ण हैं इनकी ड्यूटी एंड राइट यानी इनके जो कर्तव्य हैं, कर्तव्य और अधिकार जो थे, अधिकार ये तय कर दिए। तो यहाँ पर जो समाज है वो 4 भागों में बटा है ना। एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, वैश्य, और एक शूद्र था। 4 भागों में बटा। देखिए जो यहां तो ये भी कह दिया इनके अधिकारों की बात करते हैं तो अधिकार ब्राह्मण को ज्यादा है, क्षत्रिय को कम, वैश्य को कम, आदि आदि को ऐसा हो रहा है। यहां तो ये भी कह दिया कि ब्राह्मण के घर में 5 कमरे होने चाहिए, क्षत्रिय के घर में 4 कमरे होने चाहिए, वैश्य के 3 और शूद्र के घर में 2 कमरे होने चाहिए। तो ब्राह्मण का चूंकि विद्वान वर्ग है, इसका कार्य क्या है? देखिए ये शिक्षा देता है ना, ये पुरोहित का भी काम करता है, ठीक है, आचार्य आदि यही है। क्षत्रिय का काम है कबीले की रक्षा करना, कबीले की रक्षा करना है यानी युद्ध करता है। वैश्य क्या, एक प्रोडक्टिव वर्ग है, उत्पादक वर्ग है, ये उत्पादक वर्ग है यानी ये लोग जब भी खेती करेंगे, व्यापार करेंगे, उद्योग, ये कौन करेगा? वैश्य। ये जो शूद्र है ना, ये उपरोक्त वर्णों की सेवा करता था, ये उपरोक्त वर्णों की सेवा करता था, ठीक। अब देखिए आज की जो क्लास है मैं ही छोड़ूंगा 10 मिनट पहले, क्योंकि ये लंबे टॉपिक हैं, वो पूरा नहीं हो पाएगा। और आपको एक इंस्ट्रक्शन भी दे देता हूं, जो नेक्स्ट क्लास मेरी होगी उसमें ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और इससे संबंधित करीब 25 क्वेश्चन बनेंगे। तो टेस्ट सीरीज के रूप में नेक्स्ट क्लास में पहले क्लास करेंगे, फिर वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक। और क्लास चूंकि लाइव रहती है तो वे क्वेश्चन यहाँ लगे होंगे तो आप उसके बेहतर से आंसर भी देंगे। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये क्लास यहीं तक। थैंक यू बेटे।